दोनों तरह के जीव हैं, एक चींटी से लेकर ब्लू व्हेल तक, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ तक। क्या कभी सोचा है कि हम इन सबको समझने की कोशिश कैसे करते हैं? मतलब इतनी बड़ी भीड़ में हम किसी चीज को पहचानते कैसे हैं? आज हम इसी सवाल की कह सकते हैं तहे तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने के विज्ञान की कहानी बताते हैं। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, पुराने तरीकों में क्या गड़बड़ थी, और फिर आर.एच. विटेगर की उस 5 जगत प्रणाली को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर हम पहले 2 जगतों मोनेरा और प्रोटिस्टा की अजीब और अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे। तो फिर शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है कि जीवों को समूहों में बांटने का ये आइडिया तो बहुत पुराना होगा, मतलब जब से इंसान शिकार कर रहा है तब से ही। बिल्कुल, शुरुआती कोशिशें जरूरत पर आधारित थीं। हमारे पूर्वजों को ये जानना था कि कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सा जहरीला है, किस जानवर से कपड़े मिलेंगे, हाँ, और किससे दूर भागना है। ये जिंदा रहने का विज्ञान था, कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं। लेकिन फिर किसी ने इसे और व्यवस्थित तरीके से करने की सोची होगी। हाँ, और वो थे अरस्तु। उन्होंने पहली बार एक वैज्ञानिक नजरिए से कोशिश की। उन्होंने पौधों को बस उनकी ऊंचाई के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया, पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां। हाँ, जड़ी बूटियां। और जानवरों को 2 ग्रुप में रखा, वो जिनमें लाल खून था और वो जिनमें नहीं था। सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। आज लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये दुनिया में एक पैटर्न, एक व्यवस्था खोजने की पहली गंभीर कोशिश थी। यहीं से चीजें आगे बढ़ीं। और इसके बाद लिनेस का 2 जगत वाला सिस्टम आया, प्लांटी यानी पौधे और एनिमेलिया यानी जानवर। ये तो और भी साफ सुथरा लगता है। या तो कोई चीज पौधा है या जानवर है। फिर वैज्ञानिकों को ये पसंद क्यों नहीं आया? इसमें क्या कमी थी? कमी ये थी कि ये सरलता असल में एक धोखा थी। सोचिए, बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, या फंगस जैसे मशरूम। हाँ, वो तो ना पौधे हैं ना जानवर। बिल्कुल, वो पौधों की तरह एक जगह रहते हैं पर अपना खाना खुद नहीं बनाते। या अमीबा जैसा एक कोशिका वाला जीव। ये सिस्टम इन जैसे कई जीवों को नजरअंदाज कर रहा था। मतलब ये ऐसा था जैसे आपने अपनी अलमारी में सिर्फ 2 दराज बनाए हों, शर्ट और पैंट। अब आप अपने मोजे, जूते और टोपी कहाँ रखेंगे? सही बात है, बिल्कुल यही मिसाल है। तो फिर हमें और दराजों की जरूरत पड़ी, और बेहतर नियमों की भी। बिल्कुल। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि हमें सिर्फ बाहर से देखकर काम नहीं चलेगा, हमें और गहराई में जाना होगा। जैसे कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? हाँ, और जीव अपना पोषण कैसे लेता है, और सबसे जरूरी, उनका आपस में विकासवादी रिश्ता क्या है। और यहीं से 1969 में आर.एच. विटेकर की एंट्री होती है अपनी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के साथ। ये गेम चेंजर था। हाँ, उन्होंने 5 बड़े शेल्फ बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और उन्होंने इन्हें बनाने के लिए बहुत स्पष्ट नियम तय किए। नियम जैसे कि? जैसे कोशिका की बनावट, पोषण का तरीका, शरीर का संगठन और उनके विकास का इतिहास। इसका कोई उदाहरण? मतलब ये पुराने सिस्टम से कितना अलग था? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को ही देख लीजिए। मोनेरा यानी बैक्टीरिया में ये खास तरह के केमिकल से बनी है, लेकिन उसमें सेल्यूलोज नहीं है। अच्छा। पौधों में यह सेल्यूलोज से बनी है। फंजाई में चिटिन नाम के एक अलग ही पदार्थ से बनी है। और हम जानवरों में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। बिल्कुल, एक ही चीज को देखने पर इतने गहरे अंतर पता चल गए। ये वर्गीकरण बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि अरस्तु या लिनियस गलत थे, है ना? बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, समय के साथ हमारी समझ बेहतर होती गई। जैसे जैसे हमारे पास बेहतर माइक्रोस्कोप और तकनीक आई, हम ज्यादा गहराई से देख पाए। विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ता है। तो चलिए अब पहले जगत की गहराई में उतरते हैं। मुनेरा, इसके सदस्य सिर्फ बैक्टीरिया हैं। स्रोत कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं, हर जगह। हर जगह का मतलब सचमुच हर जगह। एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये उबलते पानी के झरनों में, गहरे समुद्र की खाइयों में, रेगिस्तान में। और हमारे शरीर के अंदर भी? हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। एक मिनट, मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उबलते पानी के झरनों और ज्वालामुखी के मुंह पर रहते हैं? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है।
वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये उनके सेल वॉल की खास बनावट की वजह से होता है। इन्हें हम आद्य बैक्टीरिया या आकी बैक्टीरिया कहते हैं। ये इस धरती के सबसे पुराने और सबसे कठोर जान वाले जीव हैं। वाह। कुछ तो दलदल में रहते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं, जिन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। अच्छा, मिथेनोजेंस। हाँ, और ये गाय और भैंस की आंतों में भी पाए जाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। कमाल है। और दूसरे तरह के बैक्टीरिया? दूसरे हैं यू बैक्टीरिया, यानी सच्चे बैक्टीरिया। इनमें भी बहुत विविधता है। कुछ तो पौधों की तरह होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं? हाँ, और हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं। स्रोत में हेटेरोसिस्ट नाम की किसी चीज का जिक्र है, ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, साइनोबैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। ये एक बहुत नाजुक प्रक्रिया है, जिसे ऑक्सीजन खराब कर सकती है। तो ये हेटेरोसिस्ट नाम की खास कोशिकाएं बनाते हैं। ये असल में मोटी दीवारों वाले छोटे किले होते हैं, जो ऑक्सीजन को बाहर रखते हैं, ताकि नाइट्रोजन को पकड़ने वाला नाजुक एंजाइम अपना काम कर सके। हमें बीमार करते हैं, वो कौन से हैं? वे परपोषी या हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है। ये सबसे आम है। कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे दही बनाने वाले बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक्स बनाने वाले। और कुछ बहुत खतरनाक? बिल्कुल, कुछ बहुत खतरनाक हैं, जो हैजा, टाइफॉइड और टेटनस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और स्रोत में एक और अजीब जीव का जिक्र है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं। हाँ, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की दुनिया का असली बागी है। सबसे छोटा, बिना सेल वॉल के और ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। मतलब ये हमें दिखाता है कि जीवन के नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं। एक तरह से कह सकती हैं। नियम तोड़ने की बात करें तो अगला जगत तो इसी में माहिर है, प्रोटिस्टा, जहां ऐसा लगता है कि वर्गीकरण के सारे नियम धुंधले पड़ जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कुछ वैज्ञानिक मजाक में प्रोटिस्टा को जीव जगत का कबाड़ खाना या कह लें कि जंक ड्रॉअर कहते हैं। जंक ड्रॉअर। हाँ, ये कोई स्थायी घर नहीं है, बल्कि एक तरह का वेटिंग रूम है। यहाँ उन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि वो विकास के पेड़ पर कहाँ फिट होते हैं। ये पौधों, जानवरों और फंजाई के बीच की एक कड़ी जैसे हैं। तो इस कबाड़ खाने में किस किस तरह के जीव हैं? इसमें भी कई तरह के समूह हैं। कुछ तो पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स, जिनमें डाइटम आते हैं। ये महासागरों की अदृश्य घास है। इन्हें महासागरों का मुख्य उत्पादक कहना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि समुद्र की खाद्य श्रृंखला की नींव इन्हीं पर टिकी है। हाँ, और इनकी एक और खास बात है। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका यानी कांच जैसी चीज से बनी होती है, जो साबुन के डिब्बे की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है। ओह! जब ये मरते हैं तो ये कांच के डिब्बे समुद्र के तल में जमा होते जाते हैं। करोड़ों सालों में ये जमाव डायटोमेशियस अर्थ नाम की मिट्टी बना देता है। डायटोमेशियस अर्थ, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, बिल्कुल। यही पाउडर जैसी चीज है जो कई बार स्विमिंग पूल के फिल्टर में या कुछ तरह के टूथपेस्ट और स्किन स्क्रब में इस्तेमाल होती है। सोचिए, करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये तो अद्भुत है। और पौधों की तरह दिखने वाले और कौन है? फिर आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। ये समुद्र में रहते हैं और इनके शरीर पर सेलुलोज की बनी कवच जैसी प्लेटें होती हैं। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पूरा समुद्र लाल या नारंगी दिखने लगता है। लाल ज्वार या रेड टाइड? हाँ, वही। ये देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन ये असल में एक चेतावनी है। ये जीव ऐसे जहर छोड़ते हैं जो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। और एक यूग्लिना का भी जिक्र है, जो आधा पौधा आधा जानवर जैसा है। सही पकड़ा। यूग्लिनोइड्स बहुत दिलचस्प हैं। जब धूप होती है तो वे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो वे शिकार करने लगते हैं। बिल्कुल, वे दूसरे छोटे जीवों का शिकार करने लगते हैं। जानवरों की तरह वे परिस्थितियों के हिसाब से अपना तरीका बदल लेते हैं। हाँ, तो ये थे पौधे जैसे प्रोटिस्ट, और फंजाई जैसे भी हैं। हाँ, स्लाइम मोल्ड्स, ये मृतोपजीवी हैं, यानी सड़ी गली चीजों को खाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये एक साथ मिलकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम। हाँ, इसकी कल्पना एक बहुत बड़े, बिना किसी शक्ल के, धीरे धीरे रेंगने वाले जेली के ढेर की तरह कीजिए, जो जंगल की जमीन पर खाने की तलाश में फैलता जाता है। और आखिर में आते हैं प्रोटोजोन्स,
जिन्हें जानवरों का पूर्वज माना जाता है। बिल्कुल, ये सब शिकारी या परजीवी होते हैं और इन्हें चलने फिरने के तरीके के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया है। अच्छा, तो वो कौन-कौन से हैं? मिले हैं अमीबॉइड, जैसे अमीबा। ये अपने शरीर का आकार बदलकर झूठे पैर या सूडोपोडिया बनाते हैं और उसी से अपने शिकार को पकड़कर निगल जाते हैं। दूसरे हैं फ्लैजिलेटेड, जिनके पास चाबुक जैसा फ्लैजिला होता है जिससे वे तैरते हैं। इनमें से कुछ खतरनाक परजीवी हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी फैलाता है। और बाकी 2? तीसरे हैं सिलिएटेड, जैसे पैरामीशियम। इनके पूरे शरीर पर हजारों छोटे-छोटे बालों जैसे सिलिया होते हैं जो एक साथ एक लय में हरकत करते हैं। जैसे नाव में बहुत सारे लोग एक साथ चप्पू चला रहे हों। क्या बात है, बिल्कुल सही। और चौथे और सबसे खतरनाक है स्पोरोजोन्स। खतरनाक क्यों? क्योंकि इनके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है और इस ग्रुप का सबसे कुख्यात सदस्य है प्लाज्मोडियम, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी। ओह, इसने इतिहास में किसी भी युद्ध से ज्यादा इंसानों की जान ली है। ये छोटा सा जीव मानव आबादी पर एक विनाशकारी प्रभाव डालता रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने अरस्तु के सीधी सादी दुनिया से शुरू किया और अब हम बैक्टीरिया की साइंस फिक्शन दुनिया और प्रोटिस्टा के कबाड़ खाने तक पहुंच गए। मुख्य बात यह है कि वर्गीकरण कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक लगातार विकसित होने वाला नक्शा है जो जीवन की जटिलता और उसके रिश्तों के बारे में हमारी बढ़ती समझ को दिखाता है। ये पैटर्न खोजने के बारे में है। हाँ, पैटर्न खोजने के बारे में, लेकिन उन अपवादों की सराहना करने के बारे में भी है जो हमारी बनाई श्रेणियों को चुनौती देते हैं, जैसे प्रोटेस्टा। अब एक अंतिम विचार। स्रोत में एक 3 डोमेन प्रणाली का भी जिक्र है जो बैक्टीरिया वाले जगत मोनेरा को भी 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को समझने के हमारे तरीके और बेहतर होंगे, अगले 50 सालों में जीवन का ये पेड़ कैसा दिखेगा? क्या हमारे पास 6 जगत होंगे या 10, या फिर जगत का आइडिया ही किसी नई चीज से बदल दिया जाएगा?